So hey, welcome to Pharmies. Let's make it easy. This is the unit first of Mad Chem semester 5 B Pharma. तो इसमें हमें बेसिकली एंटी हिस्मेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, खासकर क्लास 1, क्लास 2 और उसके बाद H2 एंटागोनिस्ट भी हमें पढ़ना है। H2 बेसिकली हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन को रोकते हैं, लाइक एसिडिटी वगैरह को रोकते हैं, ठीक है। H1 में जो दो क्लास है, क्लास फर्स्ट और क्लास 2, जो शुरू के 16 हैं वो हमारे क्लास फर्स्ट के हैं, जैसे कि आपका प्रोमिथाजीन और सिप्रोहेप्टाडीन तक ये आपका क्लास फर्स्ट है। उसके बाद से क्लास 2 है लीवोसिट्राजीन तक। उसके बाद ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, इसको हम डिटेल में हम आगे करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं एक शॉर्ट रिव्यू देना चाहूँगा। ये फार्माकोलॉजी का एक टॉपिक है हिस्टामिन, तो इसको आपको एक शॉर्ट रिव्यू में एक बार पढ़ लो ताकि आपको ये चैप्टर समझने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिले। हिस्टामिन हमारे टिश्यू से निकलते हैं और हमारे ग्रैन्यूल्स में स्टोर होते हैं मास्ट सेल के अंदर, ठीक है। हिपेरिन के साथ वो बाइंड होकर स्टोर होते हैं। स्किन के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, फिर हमारा गैस्ट्रिक, इंटेस्टाइनल, लंग्स, लिवर, प्लेसेंटा में ज़्यादा पाया जाता है। अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको खांसी हो गया है उससे याद करो, खांसी कहाँ कहाँ होता है, लंग्स में होता है, एसिडिटी भी होती है आपको उस वक्त, ठीक है ना, ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है एंड सो ऑन थिंग, ठीक है ना, ये सब होता है। स्किन में खुजली होने लग जाती है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। और जो मास सेल में नहीं होते उस तरह के हिस्टामिन को हम लोग कहते हैं नॉन मास सेल हिस्टामिन। ये हमारे ब्रेन में होते हैं और गैस्ट्रिक म्यूकोसा में भी होते हैं। ये नहीं याद करोगे तो चलेगा। सिंथेटिक आपको पता है कहाँ होता है, ठीक है, आपके हिस्टेडिन से ये सिंथेसाइज होता है। हिस्टेडिन एक प्रोटीन है। फिर अगर इसको हमें नष्ट करना है तो हमारा बॉडी नष्ट करने के लिए भी एक मैकेनिज्म करता है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन और मिथाइलेशन। ये रिलीज होता है हमारा पॉजिटिव, मतलब कि एसिड प्रोटीन के साथ बाइंड होता है हिपेरिन के साथ, पर जब ये निकल रहा होता है, क्योंकि हिस्टामिन पॉजिटिव है तो उसको कोई एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए ताकि वो उसको रिप्लेस कर पाए, मतलब उसकी जगह ले ले, मतलब कि हिपेरिन के साथ हाथ पे हाथ मिला के रखे, इसलिए सोडियम वो काम करता है। तो सोडियम आता है, वो भी पॉजिटिव है, तो सोडियम बोलता है कि तुम जाओ, मैं तुम्हारी जगह खड़ा रह लूँगा और उसके हाथ में से हाथ मिला के रखूँगा हिपेरिन के साथ। दैट्स हाउ कि हिस्टाडिन रिलीज हो पाता है, ठीक है ना, अपने साइड से। तो उसके बाद जब वो टूटते हैं तो किसके वजह से टूटते हैं, सोडियम की वजह से, मैंने अभी आपको बताया। फिर जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं ये लिवर में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये 4 तरह के होते हैं रिसेप्टर, H1, H2, H3, H4, डिटेल में हम बाद में करेंगे। उसके बाद फार्माकोलॉजिशन क्या होता है, वैसोडाइलेशन, मतलब कि छोटे वेसल्स होंगे तो उसको बड़ा कर देगा, मतलब वैसोडाइलेशन करवा देगा, और बड़े वेसल्स होंगे तो उसको छोटा कर देगा, ठीक है ना, डिपेंड करता है। उसके बाद हार्ट में क्या करेगा, ये बीपी आपका हार्ट रेट इंक्रीज करवा देगा पर बीपी आपका घटा देगा, क्योंकि ये वैसोडाइलेटर्स होते हैं। उसके बाद विसरल मसल्स में क्या करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। देखो आपको खांसी होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा ना, उस सिचुएशन में तो खांसी आता है, एजमा आता है, ठीक है ना, एजमा हो जाएगा आपको। ये हिस्टामिन है, ना कि एंटी हिस्टामिन, ठीक है ना। फार्माकोलॉजी क्या होता है, सिक्रेशन बढ़ाता है, ठीक है, नर्व एंडिंग मतलब खुजली सेंसेशन देता है आपको। यहाँ पे एड्रेनलिन इंक्रीज करवाता है ताकि बीपी इंक्रीज हो पाए। सीएनएस में कोई असर नहीं दिखता वैसे तो हिस्टामिन का, पर अगर आप लोग ज़बरदस्ती अगर ब्रेन में ही इंसर्ट करो तो आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा बीपी और कार्डियक में स्टिमुलेंट, मतलब कि देखने को मिलेगा ज़्यादा बीपी आपको, ठीक है। फार्माकोलॉजी का एक्शन बता दिया मैंने आपको। एलर्जी का भी काम करता है। एलर्जी में क्या देता है वो, अर्टिकेरिया, ठीक है ना, अर्टिकेरिया मतलब चिकत्ते ऐसे कुछ कहते हैं इसे, ठीक है। एंजियोएडिमा मतलब सूजन आ जाता है, लालपन हो जाता है, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन करवा देता है, ये बताया। ट्रांसमिशन मतलब कि जो H3 रिसेप्टार्स होते हैं वो एक कंट्रोल करने का काम करते हैं, मतलब कि एसिटाइल कोलिन ये सबको ही रिलीज़ करवाने का काम करते हैं और खुद इनिबिटरी का काम करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, पता चल जाएगा आपको। बाकी आप फार्माकोलॉजी पढ़ा रखा है तो शायद आपको पढ़ा होगा। इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन करवाते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है ना। ये रहा इसके रिसेप्टर, डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, वरना हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। ये शॉर्ट है, ये फार्माकोलॉजी का टॉपिक है, पर मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ ताकि दोनों जगह आपका कवर हो जाए और लिखने का एक मटेरियल पेपर में आ जाए बाई चांस तो अलग चीज़ है। फिर एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये 4 तरह के होते हैं, मतलब कि H1, H2, H3, H4 के हिसाब से एंटागोनिस्ट होते हैं। तो H1 के अंदर 2 होते हैं, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 जो है वो BBB को क्रॉस कर जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, इसलिए वो सिडेटिव होते हैं और आपको नशेली फील होता है जब भी आप कफ सिरप वगैरह लोगे, ठीक है ना।
या कोरेक्स डी वगैरह, उसमें सब ये थे। हाईली सेडेटिव कौन होता है? डाइफेनहाइड्रामीन, एक खांसी में आपको मिलता है कफ सिरप में। हाइड्रोक्सीजिन लिवोसिट्राजिन की तरह होता है पर ये सेडेटिव होता है। मॉडरेट क्या होते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडरेट होते हैं सिनर्जिन। सिनर्जिन आपको कहाँ मिलता है? जब आप चक्कर की दवाई खाते हो, वर्टिगोन वगैरह खाते हो, तो वहाँ पे देखने को मिलता है आपको। फिर आता है माइल्ड सेडेटिव, ये क्या होता है? क्लोरफेनामिन, ट्रिप्लोडिन, क्लेमेस्टिन, ये सब आपको कहाँ देखने को मिला था? कोरेक्स में आपको देखने को मिला था, जो ओरिजिनल वाला हुआ करता था। फिर आया उसके बाद सेकंड जनरेशन ड्रग, ये थोड़े स्टेबलाइज होते हैं क्योंकि इनकी लिपोफिलिक कैपेसिटी कम होती है, इसलिए वो बीबी पे नहीं जा पाते, बीबी को क्रॉस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो ब्रेन में नहीं जाता और सेडेटिव आपको नहीं लगता है वो, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है? फैक्सोफिनाडिन, काफ़ी सैनोफी कंपनी बनाती है, सबसे अच्छी होती है फैक्सोफिनाडिन। सिट्राजिन आप देखने को मिलता है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, ये कह के देते हैं दुकान वाले। लिवोसिट्राजिन हो गया जो उससे ज़्यादा काम करता है। लिवोसिट्राजिन मतलब कि लिवो मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और डेक्स्ट्रो मतलब होता है क्लॉकवाइज, इसलिए सिट्राजिन एक डेक्स्ट्रो है। इनका काम क्या होता है? हिस्टामिन को ब्लॉक करना, एंटी एलर्जिक करना। एंटी एलर्जिक ज़्यादातर यूज़ होता है, ये याद रखना। यहाँ पे खांसी के लिए जितने भी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आप H1 पे लिख देना, पर ये सेकंड क्लास में आप क्या लिखोगे? ये आपका एंटी एलर्जी का काम करता है, लाइक कंजक्टिवाइसिस हो गया, आंखों में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, कान में प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में दिया जाता है, या खुजली हो रहा है स्किन में तब दिया जाता है आपको, ठीक है ना। तो इन सब में ये ज़्यादा दिखना आप। अर्टिकेरिया, एंजियोडिमा, सेम सब कुछ काम करेगा ये, बस बीबी क्रॉस नहीं करेगा तो दिमाग में कोई असर नहीं आएगा, ठीक है। इसको आप ड्राइविंग करते वक्त भी ले सकते हो, पर H1 को नहीं ले सकते क्योंकि उसमें नींद आने लग जाता है। तो CNS में भी ये इफेक्ट करता है, सिडेशन कॉज नहीं करता है, सॉरी सेकंड जनरेशन करवा रहा था मैं, आई गेस, ठीक है। तो ऐसा आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फार्माकोलॉजी यूजेस क्या है इसके? एलर्जिक सिचुएशन को ठीक करता है, हिस्टामिन रिलीज को कंट्रोल करता है, कॉमन कोल्ड के लिए भी इसको दिया जाता है, लाइक आपको जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, उसमें दिया जाता है। कॉमन नाम उसके क्या है? राइनोरिया, और सिडेटिव एक्शन को भी ये कम करता है, ठीक है ना। अगर आपको उल्टी आता है बस में ट्रैवल करते वक्त, तो 1 घंटे पहले प्रोमिथाजिन खा लो, ये भी आपके सेकंड जनरेशन की ड्रग है, ये ले सकते हो आप 1 घंटे पहले, तो आपको उल्टी जैसा नहीं फील होगा। वर्टिगो मतलब कि चक्कर के लिए एक वर्टिगोन नाम का टैबलेट आता है जिसमें सिनर्जिन होता है, वो आप ले सकते हो, वो भी काइंड ऑफ सेकंड जनरेशन ही है, ठीक है ना। पार्किंसन के लिए भी थोड़ा बहुत ये यूज़ हो सकता है, कफ के लिए भी, और प्री एनेस्थीसिया मतलब एनेस्थीसिया करने जा रहे हैं उससे पहले ये ड्रग दिया जाता है ताकि एनेस्थीसिया करने में प्रॉब्लम ना आए हमें, ठीक है ना। उसके बाद आता है हिस्टामिन एंटागोनिस्ट। ये हिस्टामिन एंटागोनिस्ट का मतलब क्या? H1 और क्या काम करता है? देखो ये H1 लिखा तो है पर ये H3 वाला काम है। H3 हिस्टामिन क्या करता है? एंटागोनिस्ट आपका कॉनल बाकी के जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज करने में मदद करता है। साथ ही साथ हिस्टामिन अगर आपके बॉडी में ज़्यादा बन रहा होगा तो H3 आपके रिसेप्टर में प्रेजेंट होता है, वो सेंस कर लेता है कि आपके बॉडी में हिस्टामिन ज़्यादा रिलीज हो गया है, तो H3 इनिबिट का काम करता है, ठीक है ना। H3 जो रिसेप्टर है वो इनिबिट का काम करता है ताकि जितना भी ज़्यादा अगर रिलीज हो रहा है हिस्टामिन तो उसको रोक सके, ठीक है ना। तो उल्टा काम करता है, हिस्टामिन के बारे में बात हो रहा है ना कि एंटी हिस्टामिन, ठीक है ना। एंटागोनिस्ट H2 एंटागोनिस्ट क्या है? ये आपके एसिडिटी वगैरह में काम आते हैं, पेप्टिक अल्सर में काम आते हैं, ठीक है ना, छाले हो जाते हैं, या पेप्सिन ज़्यादा नहीं बन पा रहा है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर हो गया है, या HCl प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, ठीक है, एलिसन सिंड्रोम हो गया है। एलिसन मतलब होता है HCl का ज़्यादा बन जाना, ठीक है। इस तरह की डिजीज़ होने लग गया, आपको GERD डिजीज होने लग गया, तो उस सिचुएशन में ये दिया जाता है। नीचे दे रखा है कि ये क्या क्या करता है, क्या क्या काम करता है, ठीक है। अब हम लोग मेन अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा जल्दी करवाऊंगा, डिटेल में करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पेपर में जो उठेगा वो छोटा छोटा ही उठेगा। मेन चीज़ आपका सार, SAR और स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि अगर ये उठेगा तो यही लिखेगा एक्सप्लेन एंटी हिस्मेटिक, ठीक है ना। हिस्मेटिक हिस्टामिनिक, एंटी हिस्टामिनिक को एक्सप्लेन करो, तो पूरा याद नहीं करोगे, इतना टाइम है ही नहीं, आपको 6 पेज में कवर करना होता है 10 नंबर के हिसाब से मैक्सिमम। 2 नंबर में उठेगा तो वही 2 लाइन 5 लाइन लिखना है आपको, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं हिस्टामिन को ब्लॉक करने वाले एजेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं? एंटी हिस्टामिक एजेंट्स कहते हैं। ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, H1 एंड H2, और तीसरा भी एक क्लास है जिसका नाम है PPP, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये वैसे इसमें नहीं कंसीडर होता है पर गैस में यूज़ होता है, इसलिए इसको मैंने कंसीडर यहाँ पे कर लिया, हमारे सिलेबस में भी है। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स वो एजेंट होते हैं जो इनहिबिट कर देते हैं हिस्टामिन के एक्शंस को। हिस्टामिन क्या होता है? ये एक ऑटोकाइट है, हिस्टिडिन प्रोटीन से बनता है ये, और ये एक ऑटोकाइड है। ऑटोकाइड क्या होता है? हमने यूनिट 3 फार्माकोलॉजी में पढ़ा है। ऑटोकाइड वो होते हैं जो लोकल सिंथेटिक होते हैं, मतलब कि कहीं से भी सिंथेसिस नहीं होती, लोकल जगह पे खुद ही सिंथेसिस होंगे, वहीं पे ही एक्शन दिखाएंगे। अगर आपके हाथ में किसी ने स्टिंग करा है, मधुमक्खी ने काटा है, तो वहीं पे आपको खुजली सेंसेशन पेन होगा, बाकी आपके
ऐसा नहीं कि आपको पेन में भी देखने को मिलेगा, पैर में भी दर्द हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके जहाँ पे बाइट हो रखा है वहीं पे ही आपको एक्शन देखने को मिलेगा। मतलब हिस्टामिन जहाँ पे रिलीज होंगे वहीं पे ही एक्शन करेंगे, ठीक है ना। ये ऑटोकॉइड ये एक लोकल हार्मोन होते हैं, जहाँ पे रिलीज करते हैं वहीं पे एक्ट करते हैं, सिंथेसिस भी वहीं होते हैं और डिग्रेड भी खासकर वहीं होते हैं, फिर वो लीवर में जाके टूटते हैं, वो अलग चीज़ है। हिस्टामिन का मतलब क्या होता है? हिस्ट मतलब होता है टिश्यू, अमीन मतलब होता है अमीन से बना हुआ कोई ग्रुप, ठीक है। अब हिस्टामिन का स्ट्रक्चर आप देखो तो ये ऐसा देखने को मिलेगा। नंबरिंग कर दो आप यहाँ से 1 2 3 4 5, तो इसके हिसाब से इसका नाम क्या होगा देखो। टू नंबर पे टू, ठीक है ना, 2 नंबर पे एक H1H, ठीक है। इमिडाजोल 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए 4 वाइल इथेनमीन, ऐसे यहाँ पे ये नाम बनता है, ठीक है ना। इसको सर हेनरी डेल के द्वारा 1910 में डिस्कवर करा गया था। अब देखो बायोसिंथेसिस, ये बायोसिंथेसिस मैंने बता दिया कि ये बनता कैसे। बायोसिंथेसिस होता है कि आपका जो हिस्टामिन है, हिस्टामिन में जो ये वाला ग्रुप है इसको हटाना पड़ेगा हमें। इस ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ग्रुप है, तो डी कार्बोक्सिलेशन करवा दो आप, उसके बाद आपको हिस्टामिन देखने को मिल जाएगा। तो ये हिस्टामिन प्रोटीन से ही बनता है। तो हमने बायोसिंथेसिस कर लिया। अब हम लोग करेंगे कि भाई ये स्टोर कहाँ होता है, बनने के बाद स्टोर कहाँ होता है। ये पहले ही बन जाता है और स्टोर होके रखता है, पर जब भी आप हमारे बॉडी को नीड होती है तो वो बस रिलीज होने का काम करता है, बाकी ये बनता रहता है, ठीक है ना, इतना याद रख लो। ज़्यादातर हमारे बॉडी में स्किन्स में जो हिस्टामिन है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? हमारे ब्लड के कंपोनेंट, जो कि दो है, मास्ट सेल और बेसोफिल्स, WBC के कंपोनेंट है ये। मास्ट सेल में इस तरह से होता है, जैसे ये मास्ट सेल है, इसके अंदर हिपेरिन, यहाँ आप देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, हिस्टामिन कॉन्ड्रोइटिन, या फिर वैसे तो देखो मास्ट सेल के अंदर हिस्टामिन और हेपरिन अपना आपस में हाथ मिला के रखते हैं, मतलब बॉन्ड बना के रखते हैं, ठीक है ना, हाथ मिला के रखते हैं। हिस्टामिन ने पॉजिटिव चार्ज और हिपेरिन ने नेगेटिव चार्ज, इसलिए वो लोग एकदम साथ साथ रहने का वादा कर रखा है इन्होंने। ये एक रिसेप्टर है, ये IgE रिसेप्टर है और ये एंटीजन रिलीजिंग जगह है। तो इसका मतलब क्या होता है? जब आपकी बॉडी में कोई भी रिएक्शन होता है, सपोज करो आपको किसी ने स्टिंग करा, मतलब कि मधुमक्खी ने काटा, तो आपके बॉडी में क्या आएगा? एंटी जन्स आएगा, ठीक है, क्या आएगा? सॉरी, एंटीजन्स आएगा, हाँ, जहाँ तक मैं नहीं हूँ। एंटीजन आने के बाद वहाँ पे वो बाइंड करेगा। अब बाइंड कहाँ पे करेगा? IgE रिसेप्टर पे ही बाइंड करेगा, याद रखना, ठीक है ना, IgE पे ही बाइंड करेगा। उसके बाद बाइंड करने के बाद इनको लगेगा भाई अब तो ये एंटीबॉडी आया है, हमें एंटीजन रिलीज करना है, सॉरी एंटीबॉडी रिलीज करना है, क्योंकि एंटीजन बाइंड करा है। अब ये लोग यहाँ जाएंगे, सिग्नल अंदर पहुँचेगा, वो बताऊँगा सिग्नल कैसे पहुँचता है, यहाँ पे दे रखा है, अभी मैं बताऊँगा। जब ये अंदर पहुँच जाता है तो वहाँ से क्या रिलीज होता है? आपका हिस्टामिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, ठीक है ना। पर हिस्टामिन जब निकलते हैं तो हिपेरिन के हाथ में हाथ डालने के लिए कोई तो चाहिए उसको पॉजिटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे ग्रेडियंट फ्लो होता है। यहाँ पे कैल्शियम के साथ साथ सोडियम अंदर जाता है, तो ये सोडियम हिपेरिन की जगह ले लेता है, H मतलब हिपेरिन है, सोडियम हिपेरिन की जगह ले लेता है, और यहाँ सॉरी सोडियम हिस्टामिन की जगह ले लेता है और हिस्टामिन रिलीज हो जाता है। तो मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आया तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज गया, ठीक है ना। इसलिए हिपेरिन को पता नहीं लगता कि वहाँ से कुछ डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि उसको पॉजिटिव चाहिए था, पॉजिटिव जब भी मिल रहा है जब वो हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़े टाइम का ही प्रोसेस होता है, थोड़े टाइम के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है तुरंत ही। बोथ सेल आर, ये दोनों WBC के पार्ट हैं। अगर ये पूरे स्किन में है तो वो हिपेरिन के साथ बॉन्ड बना के रहेंगे, पर अगर कहीं और है, सपोज करो स्मूथ मसल्स में है, आपके पेट में है या फिर लंग्स वगैरह में है, तो वहाँ पे क्रोमोफिन के साथ ये लोग बॉन्ड बना के रखते हैं, बाकी एक ही चीज़ है। और अगर न्यूरॉन में है तो वहाँ पे अलग बॉन्ड का बनेगा, अलग तरह का बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। हिस्टामिन अर्जिक न्यूरॉन भी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। यूजली हिस्टामिन मास्ट सेल के साथ ही, मास्ट सेल में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन उनका कहाँ पे होता है? स्किन पे, म्यूकोसल सेल पे, लंग्स में, हिस्टामिन में, यूरिनरी ट्रैक्ट पे, टिश्यू में, यूटेरस में, ये सब लिख सकते हो आप। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है तो आंख बंद करो और आप इमेजिन करो कि आपको खुजली हो रहा है और कफ हो गया, तो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा? एक तो एसिडिटी आपकी बढ़ जाएगी, मतलब कि म्यूकोसल सेल या फिर गैस GIT पे, यस लिख सकते हो। स्किन में खुजली होने लग गई है, स्किन देखो रातों में खुजली होने लग जाती है हमें, कपड़े पहनते हैं जब, ठीक है ना, तो स्किन में खुजली होने लगी। खांसी होगा, लंग्स, लंग्स से आपको याद आ गया। यूटेरस, लड़कियों का देखो हम एक किट देते हैं ना, 500 रुपये का किट आता है, मीजोप्रोस्टोल के नाम से होता है, मेफ्रिस्टोन के नाम से होता है, वो भी एक तरह से प्रोस्टैग्लैंडिन है, मतलब हिस्टामिन का पार्ट ही है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप यूटेरस याद कर सकते हो। बाकी यूरिनरी ट्रैक्ट में भी ईचिंग होने लग जाता है, तो भी हम लोग लोराटिडिन देते हैं या फिर ये सब देते हैं, लिवोसिट्राजिन देते हैं, ताकि इचीनेस कम हो जाए। तो देखो आपका यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, मतलब खुजली वाले पार्ट में बेसिकली कहाँ कहाँ हो सकता है आपको इचिंग, सेम वही चीज़ है। उसके बाद ये ज़्यादातर और भी जगह पाए जाते हैं, कुछ मैमिलियन में, जैसे कि स्पाइनल CSF, ये वहाँ पर भी कुछ कुछ एनिमल्स में पाए जाते हैं। रिलीज ये कैसे होता है? देखो मैंने आपको बताया IgE पे बाइंड करा आपका एंटीजन्स, जब वो बाइंड हो जाता है तो अंदर एक पाथवे फॉलो होता है, उसको जो कहते हैं GPCR
पाथवे फॉलो होता है। ये हमने पिछले वाले सेमेस्टर में पढ़ा था। इससे क्या होता है, ये दोनों बाइंड करते हैं तो अंदर सिग्नल जाता है, पीके एक्टिवेशन होता है, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेशन हो जाता है, जिसकी वजह से PIP3 IP3 में एक्टिवेट हो जाता है। जब ये IP3 एक्टिवेट हो जाता है तो वो एक फॉस्फेट ग्रुप को एक्टिवेट कर देता है, जिसका नाम है PLC, फोस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करता है। फोस्फोलाइपेज सी क्या करता है, अपने एक्शन दिखाता है, जैसे कि वो प्रोटीन बनाने में मदद कर सकता है, या फिर कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज करवाएगा। जब वो मतलब कि कैल्शियम रिलीज होगा तो कैल्शियम क्या काम करता है हमें पता है, कॉन्स्ट्रक्शन वगैरह का काम करता है, साथ ही साथ किसी भी चीज़ को ओपन करने का काम करता है, ठीक है ना। मतलब कि ओपन करेगा, कोई भी चैनल है, चैनल को ओपन करेगा तो वहाँ पे आपको एक्शन देखने को मिलेगा। देखो क्या होगा, यहाँ से कैल्शियम हुआ, साथ साथ जो अलग अलग चीज़ें, कैल्शियम मेन चीज़ है, कैल्शियम एक कैटायन है। कैटायन क्या करवाता है, तो आपके कैल्शियम जाता है यहाँ पे और हिपेरिन को हिस्टामिन को रिलीज करवाता है, हिपेरिन के साथ बॉन्ड तोड़वाता है और रिलीज करवाता है। मैंने यहाँ पे बता दिया था हिपेरिन कैसे रिलीज होता है, इसके जगह पे सोडियम को रखवा लेता है और खुद ही रिलीज हो जाता है हिस्टामिन, ठीक है। ऐसे आपका ये दोनों अलग अलग हो गए, आयनिक फॉर्म में बढ़ गया, ये फ्री फॉर्म में हो गया, बाकी सोडियम रिप्लेस कर देता है, मैंने आपको बता दिया था, और हिस्टामिन आपको देखने को मिल जाता है, और हिस्टामिन ही आपका एक्शन दिखाता है। और भी अलग अलग चीज़ें, सिर्फ इसके वजह से ही आपको इन्फ्लेमेशन देखने को नहीं मिलता है, हिस्टामिन के साथ साथ और भी चीज़ रिलीज होते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है ना, प्रोटाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रीन्स, काइनिन, प्लेटलेट एक्टिवेशन फैक्टर, ये अलग अलग चीज़ें यूनिट 3 पढ़ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ो, आप थोड़ा थोड़ा करो, क्योंकि पेपर में जितना लिखना है उतना ही नीट करो। मैट कैम का मतलब यही है, इसमें मैट कैम का मतलब है स्ट्रक्चर अच्छे से करो आप, ठीक है। उसके बाद आता है हिस्टामिन इफेक्ट क्या करता है आपका। हिस्टामिन जो इफेक्ट करता है वो हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब कि खुजली वगैरह करवाता है आपको, ठीक है ना। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल सेल का। देखो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, लाइक बेबी का हम लोग क्या करवाते हैं, टर्मिनेशन करवाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन ही तो चाहिए हमें, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्शन करवाता है आपका, ठीक है। लंग्स वगैरह पे कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ये हिस्टामिन के बारे में बात हो रहा है, हिस्टामिन ना कि एंटी हिस्टामिन, हिस्टामिन के बारे में बात हो रहा है। टिश्यू को इंजरी करवाने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन कोज करवाता है, ठीक है ना, और एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया और भी इसके फिजियोलॉजिकल, मतलब हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये वैसो कॉन्स्ट्रक्शन करवाता है, ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से एजमा हो सकता है आपको। वैसो डायलेशन करवाता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वैसो डायलेशन करवाता है ताकि बीपी घट जाए, ठीक है ना, बीपी घट जाता है। उसके बाद आपका गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़वा देता है, आपका एसिडिटी होने लग जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अल्सर प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद ओडिमा बढ़वा देता है। ओडिमा मतलब होता है सूजन बढ़ जाना आपके बॉडी में कहीं पर भी, मतलब कि सूजा हुआ दिखेगा आपकी बॉडी। अब ये कैटाबॉलिज्म नष्ट कैसे कर सकते हैं हम हिस्टामिन को। हिस्टामिन हमारे बॉडी में लीवर के द्वारा नष्ट होता है। अब कैसे नष्ट हो जाता है, हमारे ब्लड में भी होते हैं MAO, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स होते हैं, हमारे ब्लड में भी होते हैं, साथ ही साथ हमारे लीवर्स में भी होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, हिस्टामिन आता है, हिस्टामिन देखो या तो डायरेक्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो बन जाएगा आपका इमिडाजोल एसिटिक एसिड। यहाँ पे देखो ये रहा इमिडाजोल। ये इमिडाजोल का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे NH2 लगा देते तो हिस्टाडीन हो जाता, बस यहाँ पे NH2 नहीं है, ठीक है ना, मतलब NH2 को हटा दिया इसने, डायरेक्ट ये COOH लगवा दिया, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या बन गया, इमिडाजोल एसिटिक एसिड बन गया। पर अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नहीं करवाते, यहाँ पे मिथाइलेशन करवाते हैं, मिथाइल ग्रुप अटैच करवाते हैं, तो हिस्टामिन का क्या बन जाएगा, मिथाइल हिस्टामिन। अब वापस से यहाँ करवाओ डायरेक्ट ऑक्सीडेशन या फिर बाद में करवाओ ऑक्सीडेशन, आपकी मर्जी है। यहाँ पे हमने बाद में करवाया ऑक्सीडेशन, तो मिथाइल हिस्टामिन था, बस मिथाइल इमिडाजोल बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा, बस यही था। 4 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, GPCR रिसेप्टर पे ही काम करते हैं ये लोग ज़्यादातर, बाकी CMP पाथवे भी फॉलो करते हैं, वो अलग चीज़ है। उसके बाद देखो ये 4 तरह के होते हैं, 1 2 3 4। 1 क्या करता है मैंने आपको पूरा बता दिया, एलर्जिक सब कुछ। अभी तक हम लोग H1 के बारे में पढ़ रहे थे। H2 क्या करता है, ये CMP पाथवे को डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि फॉलो करता है, और वहाँ से आपको वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, एसिडिटी बढ़ गया, मतलब कि गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है, और CNS और हार्ट में भी और यूटेरस में भी खासकर देखने को मिलता है। तो H2 ज़्यादातर यहाँ पे काम करते हैं। इफेक्ट क्या होता है, एसिडिटी करवाना, वस्कुलर परमिटेबिलिटी बढ़ा देना, ताकि वहाँ पे रेड हो जाता है आपका स्किन, वहाँ पे जहाँ पर भी ये फंक्शन फॉलो होता है, और साथ ही साथ वाइसो डायलेशन करवाना, ठीक है ना। मेन काम इनका ये है। H3 क्या काम करता है आपका, ज़्यादातर ये CNS पे पाया जाता है, ठीक है, CNS पे पाया जाता है, और कॉर्टेक्स में भी पाया जाता है आपके ब्रेन में। और ये क्या काम करवाता है आपका, ये देखो इनिबिटरी है, ये क्या है, ये इनिबिटरी है, मतलब हिस्टामिन को रिलीज होने से रोकता है, और बाकी जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है उनको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है ना, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, बाकी गाबा ये सब। अब बात ये हेटेरो रिसेप्टर है, ठीक है ना।
ये रिवर्स काम करता है, ये बस ये याद रख लेना। बाकी H4 क्या है, हीमोबाइटिक सेल है, मतलब कि इम्यूनो रेगुलेटर का काम करता है ये। स्टेम सेल्स वगैरह मतलब कि अभी थाई बोन वगैरह में पाया जाता है ये। बाकी लीवर वगैरह भी पाया जाता है, वो अलग चीज़ है। H4 हमारे पेपर में नहीं उठता है, उसको आप स्किप भी कर सकते हो। अब मेन चीज़ आता है जो हमें पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले हम अगले पेज में चलेंगे। जो ये है यूनिट फर्स्ट में इतने सारे ड्रग्स हैं, मतलब कि हिस्टामिन के अंदर इतने सारे ड्रग्स हैं, ये ज़्यादा है भी नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद करना, बहुत इजी वे में मैंने डायग्राम बना रखा है। आई होप आपको ये समझ आएगा। तो पहले हम 9 याद करेंगे, 9 नहीं, हम पहले 6 याद करेंगे। इसका अमीनो है दीदी 2 CD ट्रिपल दाम में, ठीक है ना, ट्रिपल दाम में। तो DD मतलब क्या है, डाइफिन हाइड्रामीन डाइफिन हाइड्रीनेट, ये दोनों सेम से स्ट्रक्चर में अभी बता दूंगा आपको। फिर आता है CD मतलब क्लेमेस्टिन, और D से डाइफिन डाइफिनाइल फायरलिन, और ट्रिपल दाम में मतलब क्या है, ट्रिपल अमीन, ट्रिपल अमीन, ठीक है ना। अब इसको याद करने से सबसे पहले इन चीज़ों को आपको 50 से 100 बार, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को 50 से 100 बार बोलना पड़ेगा, तब जाके आपको ये वर्ड याद होगा। जब वर्ड याद हो जाएगा तब ये आप मिनोमिनिक की तरफ आओ, फिर आप ये कभी नहीं बोलोगे। अब ये देखो ये चीज़ है क्या, देखो डाइफिन मतलब कि 2 फिनाइल ग्रुप, 2 फिनाइल ग्रुप मैंने अटैच कर दिया, ठीक है, कार्बन के साथ, ठीक है, दो फिनाइल ग्रुप मैंने अटैच कर दिया। हाइड्रा, हाइड्रा मतलब क्या होता है, पानी, पानी में होता है ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पे देखो ओ बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, डाइफिन हाइड्रा अमीन। अब अमीन मैंने इसके लिए 2 कार्बन बनाना बहुत जरूरी है, अभी पीछे बता दूंगा कि वो क्यों जरूरी है। इसको कहते हैं इथाइलिन ब्रिज, ठीक है ना, हाइड्रा अमीन। अब यहाँ पे अमीन ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दो। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले अब पीछे जाएंगे, ताकि अब थोड़ा बहुत आप समझ जाओ। ये रहा H1 के बारे सार, पहले हम लोग पढ़ लेंगे। अब H1 मतलब एक टिपिकल हिस्टामिन कैसा दिखता है, ठीक है ना, एंटागोनिस्ट कैसा दिखता है टिपिकल, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। इसका मतलब क्या है, एक्स, एक्स का मतलब ये नहीं कि हेलोजन, यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, एन हो सकता है। हाइड्रामीन था तो O था, बाकी अलग अलग नाम होगा तो C होगा, N होगा, वो अलग चीज़ हम आगे करेंगे, ठीक है। 2 अराइल ग्रुप इससे जुड़े हुए थे, देखो फिनाइल ग्रुप पीछे जुड़ा हुआ था ना, बेंजीन 2 जुड़ा हुआ था, देखो वहाँ पे बेंजीन की तरह कुछ लगा होगा, उसको हम लोग अराइल ग्रुप कहते हैं। फिर उसके बाद आपको इथाइलिन ब्रिज बनाना ही बनाना है, ठीक है, इथाइलिन ब्रिज बनाना ही बनाना है। उसके बाद अमीन ग्रुप, और अमीन ग्रुप ज़्यादातर टर्शरी होता है, मतलब कि मिथाइल ग्रुप या ऐसा कंपाउंड यहाँ पे जुड़ा होगा, हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होगा। हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है पर उसकी एक्टिविटी कम होगी। तो टिपिकल एक H1 एंटागोनिस्ट ऐसा दिखता है आपका, ठीक है। तो हम 3 क्लास में डिवाइड कर रखा है मैंने। फर्स्ट है आपका ये अराइल ग्रुप, ये साइड में आप देख सकते हो अराइल ग्रुप, ठीक है, 4 क्लासेस में डिवाइड है ये अराइल ग्रुप। अराइल ग्रुप क्या होगा, आप देखो अराइल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने जो बेंजीन लगाया है आगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एक्टिविटी के लिए, ठीक है ना, एक्टिविटी के लिए हमारा बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। पर अगर यहाँ पे बेंजीन की जगह पे हम कुछ और लगा जाते हैं, पायरेमिडीन, ठीक है ना, आपका पायरोल कुछ भी अलग अलग हाइड्रोसाइक्लिक ग्रुप लगा देते हैं हम लोग, फ्यूरॉन लगा दिया, ये लगा दिया, तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि जितना लिपोफिलिक बनेगा उतना ही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। अब ब्लड ब्रेन बैरियर को वो जब क्रॉस कर पाएगा तो ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारा एक्टिविटी बढ़ा देता है। अब जरूरी दोनों में ही आप लोग हेट्रोसाइक्लिक लगा सकते हो, पर ज़्यादा एक्शन तभी देखने को मिलेगा एक जब बेंजीन हो और एक हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप हो, ठीक है ना, तब देखने को मिलेगा। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप एक मिथाइल अराइल ग्रुप जोड़ सकते हो। मिथाइल अराइल मतलब क्या होता है, टोलिन, टोलिन जोड़ सकते हो, तो भी एक्टिविटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। या फिर आप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी जोड़ सकते हो, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है ना, OCH3, ठीक है ना, ये सब भी आप जोड़ सकते हो, तो आपको और भी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर आप करना चाहो, देखो जब आप स्ट्रक्चर याद करोगे तो आपको सार लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इनमें से कोई भी चीज़ आप उठा लो जहाँ पे आपको हेट्रोसाइक्लिक देखने को मिल रहा हो, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देखो, मैं आपको हेट्रोसाइक्लिक अभी ढूंढ के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ये देखो हेट्रोसाइक्लिक ट्रिपल अमीन, ठीक है ना, ये रहा क्लोरफिनारमीन, ठीक है। और देखना चाहोगे तो आपको मिल जाएगा ये रहा तिप्रोलोडीन, ठीक है ना, बुकलीजिन, यहाँ देखो बुकलीजिन, ठीक है ना, मिकलीजिन, क्लोरसाइक्लिजिन, बस यही सब कॉमन से नाम है, और आप ये इजीली कर सकते हो जब आप स्ट्रक्चर याद करोगे। इस स्ट्रक्चर में भी याद करवा दूंगा, दिक्कत मतलब बस आपको थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होगा रिवाइज करने के लिए, बाकी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा ईजी है इस यूनिट के। फिर आपका दूसरा आता है अराइल ग्रुप, आप समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। अब आता है आपका अगला, देखो एक्स, एक्स मतलब क्या है, CON, इनमें से कोई भी एक चीज़ अटैच कर सकते हो आप, ठीक है। अगर ये लगा रहे हो तो ठीक है, एसेंशियल एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हटा देते हो इसको, इसके जगह पे कुछ और लगा देते हो, सल्फर वगैरह लगा देते हो, तो ये घट जाएगा इसका एक्टिविटी, ठीक है ना। अब मान लो ऑक्सीजन लगा रहा हूँ मैं, तो ऑक्सीजन लगाऊंगा तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा O, बाकी मिथाइल ग्रुप, ये तो हमें ब्रिज चाहिए इथाइल का ग्रुप OCC, बाकी एन तो यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा है, बाकी आप कॉमन है, ये मैंने ये चीज़ नहीं लिखा है, वो अलग चीज़ है। अब OCC को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो अमाइनो अल्काइल ईथर, यही तो बोल सकोगे, अमाइनो अल्काइल ईथर, यही तो बोलोगे आप। अगर C लग जाता है इसके जगह पे तो देखो तीनों CCC हो गए, इसलिए हम लोग प्रोपाइल कहेंगे, मतलब अमीनो प्रोपाइल,
एक अमीनो प्रोपाइल, मोनो अमीनो प्रोपाइल। अगर एन लगा देते हो तो क्या देखने को मिलेगा, NCCN। देखो तो यहाँ पे क्या है, तो इसलिए इथाइलिन मतलब इथाइलिन डायमीन देखने को हमें मिल जाएगा। तो बस कॉमन सा। पर अगर कुछ और लगाते हो तो एक्टिविटी घट जाएगी, अगर ये लगाते हो तो एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर आप आगे देखोगे जो भी स्ट्रक्चर याद करेंगे, तो जब भी आप सार लिखो तो इनके आगे आगे इस एग्जाम्पल लिख दिया करो, क्योंकि हम स्ट्रक्चर याद ही करने वाले, तो हमें यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, वो हम खुद दिमाग से बना के लिख सकते हैं अपने पेपर में। फिर आता है इथाइलिन ब्रिज। इथाइलिन ब्रिज हमारे एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग उनमें से कोई भी इथाइलिन ब्रिज को कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। पर एक एक्सेप्शन है, प्रोमिथाजिन के अंदर एक है ना, प्रोमिथाजिन मैं आपको दिखा देता हूँ। इथाइलिन ब्रिज है पर उसमें एक एडिशनल कार्बन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोमिथाजिन है, यहाँ पे देखो दो इथाइलिन ब्रिज है, पर यहाँ पे एक कार्बन और जुड़ गया है एक्स्ट्रा, ठीक है। पर यहाँ पे एक्टिविटी इसकी कम नहीं हो रही है बल्कि ज़्यादा हो जा रही है, ठीक है। बस ये एक्सेप्शन है, पर इसमें कुछ और चीज़ भी है, क्योंकि उसके ऊपर रिंग लगा रखा है, एंथ्रेसिन का रिंग लगा रखा है, उसके वजह से वो बढ़ जाती है, वो अलग चीज़ है। पर यहाँ पे एक्सेप्शन, जो चीज़ बोला गया है उसका एक्सेप्शन दे रखा है। नहीं भी याद करोगे चलेगा, जितना याद हो रहा है उतना याद करो आप, ठीक है। उसके बाद है अमीन। अमीन अगर 3 डिग्री है, ज़्यादातर 3 डिग्री देखने को मिलेगा। देखो 1 2 3, 3 डिग्री है तो अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होगा। उससे कम एक्टिविटी इसका 2nd डिग्री में होगा, उससे कम उसका एक्टिविटी 1 डिग्री पे होगा। अब ये काम कैसे करता है, देखो सिंपल सी काम है। मान लो हिस्टामिन यहाँ पे बाइंड होता है तो PLC बढ़ाएगा, DAG IPG, DAG आपको प्रोटीन काइनेज बढ़ाएगा, IP3 CMP पाथवे फॉलो करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा आपके सेल में। अगर कैल्शियम रिलीज हुआ तो आपका क्या करवाएगा, हिस्टामिन को रिलीज करवाएगा और खुजली, इन एलर्जी वगैरह देखने को आपको मिलेगा। पर हम लोग लेते हैं एंटी हिस्टामिन तो यहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा और हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इफेक्ट इसका क्या है, यहाँ पे दे रखा है, ये है हिस्टामिन करवाता है। अगर आपको इसका लिखना है फंक्शन तो इसका उल्टा लिख दो, तो एंटी हिस्टामिन ये काम करवाएगा। और अगर आपको ये भी नहीं समझ में आता है तो इसका फंक्शन यहाँ पे देख देख सकते हो। ब्रोंकोडायलेशन, परमिलिटी बढ़ा देता है, हाइपोटेंशन करवा देता है, पेन करवाता है, सूजन बढ़ा देता है, हेडेक करवाता है, ठीक है ना। और इसका यूजेस क्या है, एलर्जी को ठीक करने के लिए, पेन को ठीक करने के लिए, प्यूराइटिस को ठीक करने के लिए, जुकाम को ठीक करने के लिए, हे फीवर को ठीक करने के लिए, कॉमन कोल्ड को ठीक करने के लिए, रैशेस को ठीक करने के लिए, अगर आपका आंख बह रहा है, पानी पानी हो रहा है, पानी आ रहा है बाहर, तो उसको ठीक करने के लिए, कफ को ठीक करने के लिए, रनी रोज को ठीक करने के लिए, स्नीजिंग मतलब कि जुकाम हो गया उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। और ये इजीली BBB को क्रॉस कर सकता है, जिसकी वजह से हमें कुछ सिडेशन देखने को मिलता है। इसलिए ये रिकमेंड करा जाता है कि जब भी आप ड्राइव करो तो इन ड्रग को खाने के बाद ड्राइव कभी भी ना करो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपको, इसके वजह से आप जल्दी सो भी जाते हो। पर जो 2nd क्लास के ड्रग्स है जो मैंने आपको बताया, उनको खाने के बाद ज़्यादातर सिडेशन देखने को नहीं मिलता है, तो उसको आप ड्राइविंग करते वक्त भी खा सकते हो। इसका एग्जांपल है सीटाजेन, लिवोसिट्राजेन और फैक्सोफिनाडिन, ये थे इसके एग्जांपल। उसके बाद आता है H2 के रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट को करने से पहले हम उसका सार पढ़ेंगे। देखो एक टिपिकल ये ऐसा देखने को मिलेगा, ये क्या है, इसको नहीं, ये नहीं याद होता है तो बस इतना याद कर लो। हिस्टाडीन आपको याद होगा, हिस्टाडीन एक प्रोटीन है, उसका स्ट्रक्चर आप याद कर लो। बस उसमें से आप CO उसको वो हटा दो, तो मेनली क्या है, ये ग्रुप देखने को मिलेगा जो कि हिस्टाडीन ग्रुप है। इमिडाजोल रिंग होता है, ठीक है। अब इमिडाजोल रिंग में यहाँ पे एक R जोड़ दो, नहीं भी जोड़ोगे तो कोई बात नहीं। उसके बाद चेन होगा, आपको चेन देखने को मिलेगा और लास्ट में नाइट्रोजन होगा। इसके ही तरह है सेम, ये रहा चेन, ये रहा नाइट्रोजन, बस इसकी जगह पे क्या है, इमिडाजोल रिंग है। तो देखो इमिडाजोल रिंग है, वो कॉम्पिटेटिव की तरह पाथवे फॉलो करता है, सेम इसी की तरह, मतलब इसको हटा के वो खुद लग जाएगा, ठीक है। इसी की तरह पाथवे फॉलो करता है। साथ ही साथ देखो क्या करता है, अदर, आप देखो यहाँ पे क्या है, इमिडाजोल रिंग है ना। आप पर ये यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप इमिडाजोल रिंग ही लो, यहाँ पे कुछ और भी रिंग आप ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, रेनिटिडिन में फ्यूरान रिंग ले रखा है, फेमोटिडिन में क्या दे रखा है, थायोएजोलाइडिन रिंग ले रखा है, सिमिटाडिन में इमिडाजोल ले रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि जो रिंग लोगे आप इमिडाजोल लोगे, उसके जगह पे कोई और अदर रिंग भी ले सकते हो, पर ज़्यादातर हेट्रोसाइक्लिक रिंग ही काम करता है इस पर, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेपरेशन ऑफ द रिंग and the nitrogen group with the equivalent and the 4 carbon appear be necessary and optimal antagonist। देखो जब अगर आप नाइट्रोजन सेपरेशन और नाइट्रोजन ग्रुप को अलग करोगे और उसके जगह पे कोई भी उसी के जैसा चीज़ लगा दोगे जो कि 4 कार्बन कंटेन कर रहा होगा, तो इसके एक्टिविटी के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि इक्विवेलेंट लगाओ या ऐसा नाइट्रोजन लगाओ जो कार्बन कैरी कर रहा हो 4 कार्बन, तो एक्टिविटी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके एक्टिविटी के लिए आपको RSR मतलब कि अल्काइल और सल्फर और अल्काइल ऐसा बॉन्ड बनाना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको अच्छा एक्शन देखने को मिले, ठीक है ना। और टर्मिनल नाइट्रोजन मतलब कि लास्ट में जो नाइट्रोजन है वो पोलर होना चाहिए आपका और नॉन बेसिक टाइप का होना चाहिए, ठीक है, तब आपको एंटागोनिस्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक जो था वो आपका लिपोफिलिक होना चाहिए था, ठीक है ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होना चाहिए था। पर यहाँ पे बोला जो लास्ट में नाइट्रोजन है वो उल्टा हो, मतलब कि पोलर हो,
ठीक है ना, पोलर हो। अब क्यों हो पोलर, क्योंकि वो जाएगा स्टमक में, और स्टमक में घुलने के लिए पोलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब वो पोलर होगा तो ये लास्ट लाइन ये यही कह रहा है, वो जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा, मतलब इतना ही ज़्यादा उसका एक्शन देखने को मिलेगा। बस इतना ही चीज़ लिखा हुआ है लास्ट में, ये इन्वर्सली का मतलब यही है, जितना ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगा उतना ही ज़्यादा आपको एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये रहा इसका कुछ मोड ऑफ मैकेनिज्म कैसे ये फॉलो करता है। तो ये रहा 3 रिसेप्टर होते हैं आपके आपके स्टमक के सेल्स में। तो ये चौथा रिसेप्टर ये है। पहला रिसेप्टर क्या है, हिस्टामिन का रिसेप्टर है, H2 का रिसेप्टर है। दूसरा क्या है, गैस्ट्रिन का रिसेप्टर है, ये आपका HCl वगैरह रिलीज करवाता है, ये अलग चीज़ है। और ये एसिटोकोलाइन का रिसेप्टर है, यही आपका भूख वगैरह कंट्रोल करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कंट्रोल करता है, ये नर्व से आता है आपके, ठीक है ना। अब ये लोग अपना पाथवे फॉलो कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये लोग क्या कर रिलीज करवाएंगे, कैल्शियम। और ये CAMP पाथवे फॉलो करेगा, ये भी अल्टीमेटली क्या करवाएगा, कैल्शियम को ही रिलीज करवाएगा। बाकी वैसोडाइलेशन करवाता है वो अलग चीज़ है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या रिलीज हुआ, कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से देखो ये रहा CMP यहाँ से आ रहा है, ये भी अल्टीमेटली कैल्शियम को रिलीज करवा रहा है। अब कैल्शियम रिलीज होगा तो क्या होगा आपका वो था ना HCO2 मिलकर क्या बन रहा था, बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट टूट रहा था तो HCO2 तो यहाँ चला जा रहा था आपके ब्लड में, पर H कहाँ जा रहा था, आपके पेट में जा रहा था, और डायरेक्ट ब्लड से क्लोरीन आ रहा था आपके पेट में, तो HCl बन रहा था ज़्यादा। अब HCl के जब H यहाँ जाता है तो पोटेशियम यहाँ आता है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या करता है, H2 जो भी है, H2 एंटागोनिस्ट है, वो यहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है और यहाँ के सिक्रेशन को रोक देता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा 90% गैस स्टमक का जो एसिड था वो ये बना रहा था, बाकी 20 ये बना रहे थे। तो ऐसा नहीं कि एसिड बनना ही बंद हो जाएगा, ये अपना काम करते रहेंगे, पर बस ये ब्लॉक हो जाएगा, तो एसिडिटी आपकी बनना कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये काम करता है H2 एंटागोनिस्ट। पर PPPI प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या काम करता है, वो यहाँ पे बाइंड करता है। ये क्या है, एंटीपोटर है ये, ठीक है ना, एंटीपोटर है, या फिर फैसिलिटेड डिफ्यूजिव एंड क्या कहते हैं, सिम्पोटर कहते हैं, आई गेस मैं भूल गया। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन होता है, इतना पता है मेरे को। उसके बाद क्या होता है, H अगर H यहाँ जा रहा है पोटेशियम यहाँ आएगा, तो PPI बस इतना काम करता है, उसको जो सल्फर वाला पार्ट होता है वो सल्फर वाला पार्ट यहाँ जाके बाइंड हो जाता है और इसी को पूरा बंद कर देता है। तो ये अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा बंद कर देते हैं, तो आपकी बॉडी में बहुत ही लेस मात्रा में एसिड प्रोड्यूस होता है। अब ये है एक और चीज़ बता दूं मैं, जब ये लोग बाइंड होते हैं ना तो ये लोग तो थोड़ी देर के बाद निकल जाते हैं, इसलिए आपका जो इसका इफेक्ट है वो 6 से 7 घंटे के बाद ख़त्म हो जाएगा देखने को, क्योंकि कॉम्पिटिटिव कर रहे थे बाद में ये निकल जा रहे थे। पर ये एक बार यहाँ पे बाइंड हो गया PPI इनहिबिटर, तो फिर वो ज़िंदगी भर बाइंड नहीं होता है, वो लोग फिर यहाँ से निकल के डिग्रेड हो जाते हैं। तो अब तुम कहोगे कि ये डिग्रेड हो जाएंगे तो हमारा पेट खराब नहीं होता, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये पोर्ट्स है, वो हर 24 घंटे में नए बनते रहते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है ना। हर 24 घंटे में नए बनते रहते हैं, इसलिए वो यहाँ पे डिसअटैच नहीं होता है, डिग्रेड होता है, याद रख लेना। फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमारा सार था, सार हमने पढ़ लिया। अब हम लोग स्ट्रक्चर पे आते हैं, जो कि बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है टू बी ऑनेस्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो डाइफिन हाइड्रामिन मैंने बता दिया आपको, स्ट्रक्चर देख लो। यहाँ पे X होना चाहिए, 2 अराइल ग्रुप होना चाहिए, बीच में आपका X जो था उसमें क्या जुड़ रहा है डिपेंड करता है, O जुड़ रहा है, O जुड़ रहा है, C जुड़ रहा है, N जुड़ रहा है, ठीक है, कुछ भी जुड़ सकता है यहाँ पे। अब इथाइलिन ब्रिज बनाना है आपको, और N है वो 3 डिग्री बनाना है, मतलब कि 3 डिग्री आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो डाइफिन हाइड्रामीन, डाई मतलब क्या होता है, 2 फिनाइल, हाइड्रा मतलब ऑक्सीजन, और अमीन मतलब लास्ट में 3 डिग्री अमीन, ठीक है। अब डाइमीन हाइड्रामेट, ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या है, सेम है। बस यहाँ पे ये दिख रहा है कैफीन जैसा एक चीज़ है, इसको हम लोग थियोफाइलिन कहते हैं। थियोफाइलिन ग्रुप यहाँ पे बस अटैच है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। ये बस रिवीजन परस्पेक्टिव के लिए मैंने बनाया था, बाकी ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। हाँ दोनों बिल्कुल सेम है। ये जो है ना, आप देखो सबका मतलब बता देता हूँ मैं। ये मैंने इसको बनाया ही इसलिए ताकि इजली लर्न हो जाए, ठीक है। आप देखो लर्न होने का मतलब क्या है, ये जो दिख रहा है वो कार्बन है, ठीक है ना, ये भी कार्बन है, मतलब ये भी कार्बन है, ये जहाँ ख़त्म हो रहा है कार्बन ही होता है, अगर आपको पता है। अब जब आप पेपर में बनाओगे तो C मत बनाना, CH2 लिखना, मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी को भी पूरी करनी है। मैंने इसको इजी वे में बनाया है ताकि इजीली लर्न हो जाए, पर पेपर में आप हाइड्रोजन जरूर बना के आना, ठीक है ना। ये भी बना दोगे ऐसा नहीं है कि कुछ गलत होगा, पर पेपर वाले के ड्रामे अलग होते हैं, याद रख लेना। तो हाइड्रोजन वगैरह की वैलेंसी बिल्कुल कंप्लीट करना आप, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। डाइफिन हाइड्रोमेन में कैफीन की तरह फिर कुछ अटैच होता है, ये एक प्यूरिन कंपाउंड है, ठीक है ना, प्यूरिन डेरिवेटिव्स है, तो प्यूरिन से ही बना है कहीं ना कहीं ये थियोफाइलिन। तो आप ये कर सकते हो, थियोफाइलिन आपके कैफीन में देखने को मिलता है, हाँ कैफीन से काफ़ी ज़्यादा अटैच है ये वाला कंपाउंड।
अब देखो, अब आता है डॉक्सालिमिन क्यूसिनेट। अब देखो मैं दोबारा से एक बार कर देता हूँ इसको, आप कैसे याद कर सकते हो। डी डी डो सी डी ट्रिपल दाम है, ठीक है ना। डी डी से हमने याद कर लिया, आप डी ओ मतलब डॉक्सिलामिन, ठीक है ना। डॉक्सिलामिन को आप कैसे याद कर सकते हो, बिल्कुल सेम है ऊपर वाले की तरह, ये बिल्कुल सेम है एकदम डिट्टो, बस यहाँ पे क्या है, एक कार्बन थोड़ा बढ़ गया है और नीचे एन लग गया है, ठीक है ना। डॉक्सिलामिन, डॉक्सिलामिन ऐसे आप याद कर सकते हो। अब डॉक्सिलामिन है मतलब कि दो अमीन यहाँ पे है, मतलब कि एक अमीन यहाँ पे एक अमीन यहाँ पे, तो ये आप कर सकते हो डॉक्सिलामिन, ऐसे याद कर सकते हो। क्यूसिनेट का क्या होता है, क्यूसिनेट आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। क्यूसिनेट एक अलग से, जैसे HCl होता है ना, डॉट HCl डॉट क्यूसिनेट, तो ये चलेगा, आप नहीं बनाओगे तो चलेगा। क्लेमेस्टीन क्या होता है, क्लेमेस्टीन फ्यूमरेट, फ्यूमरेट तो ऐसे बन जाता है, आप देख सकते हो, ये इजिली याद कर सकते हो। क्लेमेस्टीन कैसे बनेगा, दीदी दो सी, सी मतलब क्या है, क्लेमेस्टीन। क्लेमेस्टीन में क्या है, देखो ऊपर वाले का स्ट्रक्चर देखो बिल्कुल उसकी तरह सेम ही है, बस इसमें अटैच क्या है, ये पायरोलिडिन, जो पायरोलिडिन ग्रुप है वो अटैच हो रखा है आपके लास्ट में, ठीक है। क्लेमेस्टिन में क्या था, बस पायरोलिडिन ग्रुप अटैच हो गया है, और बाकी एकदम ऊपर वाले की तरह एग्जैक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट है क्लेमेस्टीन, ठीक है ना। क्लेमेस्टीन आप ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद है आपका सी डी, डी से क्या है, डाईफिनाइल फायरलिन, क्या है, डाईफिनाइल फायरलिन। अब यहाँ पे देखो क्या है, सेम वही है, हाइड्रा ग्रुप जोड़ा हुआ है, बस यहाँ से क्या हुआ है, दो फिनाइल है हाइड्रामिन, बस ये हट गया है, और ये हट गया है, और इथाइलिन ग्रुप, ये इथाइलिन ग्रुप किस में अटैच हो गया आपका, इथाइलिन ब्रिज में अटैच हो गया। मैंने आगे तो पढ़ाया ही नहीं था उसके लास्ट में। अब देखो यहाँ पे आप एक और पार्ट अटैच कर लेना, अगर ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री, 1 डिग्री है तो बहुत अच्छा है, पर एक और सिचुएशन आता है जब ये डिग्री ना वो साइकिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, साइक्लिक फॉर्म में बढ़ जाते हैं। साइक्लिक फॉर्म का मतलब क्या है, ये देखो एन इथाइलिन जो ब्रिज था, इथाइलिन का जो ब्रिज था वो साइक्लिक फॉर्म में बढ़ गया है, अब ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो सार में आप ये भी अटैच कर लेना, ठीक है ना। डाइफिन हाइड्रामिन में क्या हो गया, बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस ये जो है, ये जो ब्रिज है वो आपका साइक्लिक में बढ़ गया, किस में बदल गया, साइक्लिक फॉर्म में बढ़ गया, ठीक है ना, बस यही था। फिर आज ट्रिपल डाम मतलब ट्रिपल अमीन, मतलब कि 3 अमीन वाला चीज़ बनाना है, 1 2 3, 3 अमीन ग्रुप अटैच करने, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर ही बेंजीन, यहाँ भी बेंजीन लगा दो, ठीक है, एकदम ग्रुप जोड़ दो, इथाइलिन ग्रुप जोड़ दो और एन लगा दो, एकदम डिट्टो सेम है, बस 3 अमीन लगा देना, ट्रिपल अमीन, ठीक है ना। ट्रिपल दाम, ट्रिपल अमीन ऐसे याद कर सकते हो आप, 1 2 3 नाइट्रोजन लास्ट में आप लगा देना, अमीन ग्रुप अटैच हो गया आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये तीनों एक जैसे नाम है, क्लोर साइक्लाजिन, मिक्स साइक्लाजिन, ब्यूक साइक्लाजिन, इसका मतलब ये देखो क्लोर, क्लोर मतलब क्लोरीन, ठीक है। साइक्लाजिन, साइक्लाजिन ग्रुप इसको कहते हैं, आप याद कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत इजी है। CN मतलब कि नाइट्रोजन वाला है ये, ठीक है, नाइट्रोजन वाला है ये कंपाउंड, और साइक्लिक फॉर्म पे इथाइलिन ब्रिज है, और लास्ट में नाइट्रोजन का रखा है, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्लोर साइक्लाजिन। अब मिक्स साइक्लाजिन क्या है, सेम कंपाउंड होगा, बस लास्ट में ये टोलिन ग्रुप जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, टोलिन ग्रुप जुड़ जाएगा, टोलिन ग्रुप जुड़ गया, इसको मी साइक्लाजिन कहेंगे। फिर ब्यूक साइक्लाजिन क्या होगा, सेम भाई, टोलिन ग्रुप था, बस यहाँ पे क्या है, आइसोप्रोपाइल टोलिन जुड़ गया है, आइसोप्रोपाइल टोलिन, हाँ यही चीज़ जुड़ गया है, ये आप कर सकते हो। या फिर 3 डिग्री टोलिन भी कर सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, बस इसको ब्यूक्लाइजिन है। ब्यूक्लाइजिन का मतलब क्या था, ब्यूटेन, 1 2 3 4 कार्बन है, इससे याद कर सकते हो, ठीक है। अब आता है इसका मिनोमिनिक क्या है, देखो बाकी ये रहा, यहाँ तक के मिनोमिनिक ये रहे, CM भी CT पे PT कॉल लगाएगा, ठीक है, ये याद कर सकते हो। देखो CM भी CT पे PT कॉल, ठीक है, कॉल, बस इतना याद कर लो, आपको बहुत है, कॉल तक, कॉल लगाएगा, ठीक है ना, कॉल, इतना कर सकते हो आप। फिर आता है क्लोरफिनर्मिन, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद करना, और आपको एकदम होना चाहिए कि मुझे ये ड्रग क्यों नहीं याद है। देखो क्यों याद करना है, क्योंकि ये आपको कोरेक्स में देखने को मिला था, ये दोनों ही ड्रग आपको कोरेक्स में यूज़ होते हैं। कोरेक्स टी नाम का आता था, आपको याद होगा, वो बैन हो चुका है, पर वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था, नशीले चीज़ों में यूज़ होता, तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना, एक कूल थिंग है। तो क्लोरफिनर्मिन, क्लोर मतलब क्लोरीन ग्रुप है, इसके ही तरह कहीं ना कहीं एग्जैक्ट मैच है, पर ये इसको और इसको कॉम्बिनेट कर दिया गया है, क्लोर, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन वाला है, फिनर अमीन, ठीक है ना, प्रोपाइल ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है ना, क्लोर फिनर अमीन। अब ये और ये दो काफ़ी हद तक सेम है। ट्रिप्लोडीन, ठीक है ना, ट्रिप्लोडीन को कैसे अटैच कर सकते हो, ठीक है, ट्रिप्लोडीन का मतलब क्या होता है, सेम बिल्कुल अटैच है, बस यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और पायरोलिडिन या एजोलिडिन ग्रुप अटैच है। एजोलिडिन है वैसे तो, पायरोलिडिन भी आप करोगे तो पायरोलिडिन में डबल बॉन्ड होता है, एजोलिडिन में सिंगल नाइट्रोजन होता है 5 कार्बन के चेन पे, ठीक है ना।
पाँच 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 के चेन पे, मतलब इसको कहते हैं हम लोग ट्रिप्लोरेडिन। उसके बाद क्या है, फेनिडमीन। ये नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, पर काफ़ी हद तक ये किससे रिलेटेड है, सिप्रोहेप्टेडिन से। सिप्रोहेप्टेडिन एक एलिफेंट के तरह पे है, देखने पे दिखेगा आपको, एक हाथी के तरह पे इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी हद तक फेनिडमीन उसी से अटैच है। दो बेंजीन ग्रुप अटैच कर दो, बीच में पाँच मेंबर का एक ग्रुप बना दो और नीचे एक बेंजीन अटैच कर दो, ये हो गया फेनिडमीन। क्या हो गया, फेनिडमीन। सेम अटैच है, मतलब सिंपल सी बात है, बेंजीन 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 और बीच में 5 ग्रुप ही बन पाएगा। अब फेनिडमीन है, अमीन ग्रुप है, तो यहाँ पे एक अमीन भी अटैच करना पड़ेगा, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। फिर प्रोमिथाजीन, ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, ये हमने 3rd सेमेस्टर में कर रखा था मैड कैम्प पे, तो ये आप कर लोगे, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। प्रोमिथाजीन में ये एंथ्रेसीन होता है और एसएन होता है और 2 ब्रिज होते हैं और नाइट्रोजन होता है, सेम इसी की तरह पे ये अटैच है और साथ साथ एंथ्रेसीन ग्रुप अटैच हो गया है। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सी होता है क्योंकि हमने एक्सेप्शन में मैं कर रखा था सार पे, ठीक है। अब आता है आपका, यहाँ तक हमें करना है, लोरेडेडिन तक हमें करना है, उसके बाद ये अजाटिडिन तक करना है, उसके बाद ये क्लास 2 के ड्रग स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अजाटिडिन तक ये 3 करने हैं हमें, ये 3 काफ़ी हद तक सेम है, प्रोमिथाजिन से ही रिलेटेड है ये भी। ये रहा प्रोमिथाजिन, एकदम सेम है, बस यहाँ पे अटैच क्या है, जो एक्स्ट्रा है वो है आपका नाइट्रोजन के ऊपर एक कार्बन बढ़ जाता है, ठीक है, एक और कार्बन बढ़ जाता है ट्रिम्प्रेजिन पे। प्रोमिथाजिन और ट्रिम्प्रेजिन बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया है। सिप्रोहेप्टेडिन क्या है, एलिफेंट ग्रुप है, बेंजीन और 7 मेंबर वाला एक ग्रुप है बीच में अटैच, और नीचे एक पायरिडिन है, पिपरेडिन है, ये जो भी है उसके साथ अटैच है और नीचे एक कार्बन है, ये सिप्रोहेप्टेडिन हो गया। अजाटिडिन क्या हो गया, ये रहा अजाटिडिन, सेम ऊपर वाले की तरह बना दो, बस यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप अटैच कर दो, ये रहा आपका अजाटिडिन रेडी हो गया। यहाँ से हटा के बस नाइट्रोजन ग्रुप अटैच कर दो, अजाटिडिन। अब ये 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टिमिजोल को आपको रटना पड़ेगा, लोराडेडिन सिप्रोहेप्टेडिन की तरह काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, बस यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दो और यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दो और यहाँ पे COOCC जोड़ दो, ये आपका लोराडेडिन तैयार हो जाएगा। सिट्राजिन भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, देखो यहाँ तक आपको याद करना है, ये मिक्लेजिन की तरह है, इतना मिक्लेजिन की तरह है, और बाकी इसको याद करना पड़ेगा आपको, COCCOH, ये देखो मिक्लेजिन की तरह है, ये काफ़ी हद तक रिलेटेड, ठीक है, ये रहा यहाँ तक रिलेटेड है। फिर COCCOH याद करना पड़ेगा। लिवोसिट्राजिन एसिड है, इतना याद कर लो, एसिड से आपको ये याद हो जाएगा COOH, और COC एक गेम का नाम है, COC क्लैश ऑफ क्लेन, ऐसे याद हो सकता है। अब लिवोसिट्राजिन और लिवोसिट्राजिन में बस इतना फ़र्क है, जो ये हाइड्रोजन यहाँ पे है वो यहाँ पे लीवो फॉर्म पे और ये डेक्स्ट्रो फॉर्म पे है, इसलिए सिट्राजिन और लिवोसिट्राजिन अलग अलग है। अब लास्ट वाला है सोडियम, क्या नाम है इसका, हिस्टामिन कंट्रोलर है, मेरे को याद तो नहीं आ रहा है, हाँ हिस्टामिन स्टेबलाइजर है ये, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है क्रोमलिन सोडियम। इसको याद करने का समझ लो, एक मिरर है बीच में और इसको अटैच करना है, ये चीज़ याद करना है आपको। उसके बाद इसका कॉपी करके एकदम डिट्टो यहाँ पे बना देना है, तो क्रोमलिन सोडियम रेडी हो जाएगा आपका। अब ये देखो हमारा H2 एंटागोनिस्ट कैसे लर्न कर सकते हैं, इसके लिए मेरे को एक चीज़ अटैच करना पड़ेगा। तो ये एक टिपिकल हिस्टामिन प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है, ये रहा हिस्टामिन का स्ट्रक्चर है, ये 2 इंपॉर्टेंट है। आपको सिमेटिडिन यहीं से ही बना है। अब ये कैसे बना है देखो, ये रहा, ठीक है, बस यहाँ पे CH3 एक्स्ट्रा अटैच करना है आपको, ठीक है। ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है। इन दोनों को तो आपको हटाना ही हटाना है, ये तो हटा दो, नहीं सिर्फ इसको हटाना है, हटा दिया आपने, पहले तो इसको हटा दो। अब देखो ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, बस इनके बीच में SC नाम का कंपाउंड जुड़ गया है, बस इतना याद करना है, SC याद हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे COOH को हटा के क्या जुड़ जाएगा, CNC, ऐसे याद करना है आपको, ठीक है ना, CNC ये याद हो गया। फॉर्मेटिडिन क्या है, इसको हटा के SN मतलब कि थायो एजोलिडिन नाम का साइकिल जुड़ जाएगा। बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर सेम है यहाँ तक, ठीक है, सब कुछ स्ट्रक्चर सेम है, बस यहाँ से अटैच अलग हो गया है। अटैच अलग होने के बाद क्या हो जाएगा देखो C, अब बाकी ये तो लर्न करना पड़ेगा, ये रट्टा मारना पड़ेगा। रेनिटिडिन क्या है, फ्लोरीन ग्रुप है, बाकी सब कुछ सेम है, बस ये वाला कंपाउंड यहाँ पे अलग हो गया है, ठीक है, ये रटना पड़ेगा रेनिटिडिन। फिर आता है ओमिप्राजोल,
लेंजोप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये मैंने इजी वे में बना तो दिए हैं, पर ये सब रटना पड़ेगा। यहाँ तक के ग्रुप सबके सेम है, मिडल ग्रुप सबके सेम है, बस कुछ कंपाउंड लास्ट में उसके डेरिवेटिव्स है, तो वो रटने वाली चीज़ है। ये लोग कहाँ पे वर्क करते हैं? ये लोग लास्ट पे वर्क करते हैं, यहाँ पे H मतलब कि हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज इनहिबिटर है ये, ठीक है ना। ये मोड ऑफ मैकेनिज्म था। फिर इसका बहुत ही इजी वे में सिंथेसिस भी है, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे उसके सिंथेसिस ये रहे। तो फर्स्ट इज डाइफिन हाइड्रामीन को हम लोग कैसे बना सकते हैं? देखो, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर याद कर लो। ये रहा उसका स्ट्रक्चर, दिखता कैसा है डाइफिन हाइड्रामीन। अब उसको ब्रेक कर दो 3 पार्ट में, 3 पार्ट में ब्रेक कर दो और 3 पार्ट को ऊपर ऊपर लगा दो। जैसे कि मैंने ये वाला कंपाउंड लिया, ठीक है, उसको Br के साथ अटैच कर दिया ताकि मेरे पास ये कंपाउंड आ जाए, ठीक है। ये कंपाउंड आने के बाद Br हमें मुझे पता है HBr नाम का कंपाउंड, हमें रिएक्शन ऐसा कुछ करवा सकता हूँ जिससे HBr निकलेगा और वो दोनों अटैच हो जाएंगे। कंडेंस करने के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए, HBr इसलिए मैंने अटैच करा ताकि वो लोग कंडेंस हो जाए। अब जो बच गया था ये वाला कंपाउंड, उसको मैं अटैच कर दूंगा यहाँ पे ताकि HBr रिलीज़ हो और मेरा ये वाला कंपाउंड तैयार हो जाए। ये था हमारा डाइफिन हाइड्रामीन। ऐसे ही मैं ट्रिप्लोलिडीन में अटैच करूँगा। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर याद कर लूँगा, जो स्ट्रक्चर जो कि मुझे याद है ट्रिप्लोलिडीन का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। अब मैं कैसे बनाऊँगा? देखो, ये वाला कंपाउंड पहले मैंने ले लिया, ये ऊपर वाला ले लिया। अब ये लेने के बाद मैं एक हाइड्रोजन लूँगा, एक कार्बन का ग्रुप लूँगा, एक कार्बन मुझे फॉर्मल एल्डिहाइड से मिलेगा। अब फॉर्मल एल्डिहाइड ले लिया। अब मैंने ये पायरोलिडिन ग्रुप ले लिया। अब तीनों को जब मैं कंडेंस करवाऊंगा मैनिक कंडेंसेशन से, तो मुझे ये कंपाउंड देखने को मिलेगा। बस लास्ट में ये MgBr पायरिडिन ग्रुप के साथ अटैच करवा दूंगा और ये दोनों कंपाउंड कंडेंस होके मुझे ट्रिप्लोलिडिन देखने को मिल जाएगा। प्रोमिथाजिन भी ये थोड़ा सा टिपिकल है, ये थोड़ा सा हार्ड है। इसको कैसे कर सकते हो? इथाइल 2 क्लोरो एसीटेट लेना पड़ेगा। ये मत याद करो, ये याद कर लो, ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ये देखो, 2 कार्बन है, 2 कार्बन में इस तरफ OH है, इस तरफ Cl है, इस तरफ CH3, इस तरफ COOCH2 है। यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा फॉर्ममाइड क्या है? NH2CHO। आप कंडेंस करवाओगे तो देखो, यहाँ से तो H2O रिलीज हो जाएगा और यहाँ से HCl, जिसकी वजह से ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। अब जुड़ने के बाद ये कंपाउंड रेडी हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है। अब ये कंपाउंड इससे बाइंड करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, जिसकी वजह से ये वाले चीज़ गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। फॉर्मिक एल्डिहाइड के फॉर्म पे ये चीज़ गायब हो जाएगा और यहाँ पे एक बॉन्ड तैयार हो जाएगा। तो ये रहा 5 मेंबर का बॉन्ड तैयार हो गया हमारा। अब यहाँ पे मैं इसको हटाने के लिए रिडक्शन करवाऊंगा। यहाँ से ये चीज़ इथाइलिन अल्कोहल है वैसे ये अलग हो जाएगा। अलग होने की वजह से ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा इथाइलिन अल्कोहल में, मिथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मिथेनॉल में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं मरकैप्टो इथाइलिन अमीन अटैच करवाऊंगा, जिसकी वजह से ये कंपाउंड तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं साइनोमाइड 5,5 डाइमिथाइल अटैच कराऊंगा, जिसकी वजह से ये कंपाउंड तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से ये चीज़ हटा दूंगा तो मेरा मिथाइलिन अमीन के साथ जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो मेरा सिमेट्रिडिन तैयार हो जाएगा।